देखिए, भाजपा अपने इस नैरेटिव का उपयोग अपने पक्ष में कर सकती है, लेकिन जब जो पार्टियां खुद जातिगत जनगणना की मांग कर रही है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश की पार्टी भी तो इसकी मांग कर रही है, तो जब जातिगत जनगणना होगी और उसके मुकाबले निकल कर आएगा, ये रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट से भी बहुत सी बातें मालूम पड़ेंगी, उसके बाद अखिलेश को भी तो अपनी राजनीति में परिवर्तन करने पड़ेंगे, तेजस्वी यादव को भी तो अपनी राजनीति में परिवर्तन करने पड़ेंगे। जब 30 अभी दिखाई पड़ा ना, 30% से ज्यादा अति पिछड़ी जातियां हैं बिहार में, उत्तर प्रदेश में भी 30% या उससे कुछ ज्यादा ही निकलेंगी अति पिछड़ी जातियां, तो वहां पर भी उनको राजनीति में अपना परिवर्तन करने पड़ेंगे। दूसरे, इससे एक बात और भी, मान ली उत्तर प्रदेश के उदाहरण पर आप गौर करें, अगर मान ली उत्तर प्रदेश में जातिगत जनगणना होती है तो उससे क्या निकल कर आएगा, एक हम और आप मिलकर चलिए एक अंदाजा लगाते हैं। उत्तर प्रदेश में, बिहार में ऊंची जातियों की जिस तरह जनसंख्या केवल 15% निकली है, उससे बहुत ज्यादा निकलेगी। मैं ये मानता हूं कि 25 से 30% के बीच में उत्तर प्रदेश में ऊंची जातियां निकलेंगी, बिहार जितनी नहीं निकलेंगी। बिहार में तो ब्राह्मण 2 या 3% निकले हैं, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण 7 या 8% निकलेंगे। बिहार में राजपूत 2-3% निकले हैं, उत्तर प्रदेश में 8-9%, उत्तर प्रदेश में 6-7% निकलेंगे। वहां पर वैश्य भी ज्यादा होंगे, वहां पर कायस्थों की संख्या भी अपेक्षाकृत ज्यादा होगी। तो उत्तर प्रदेश में जो ऊंची जातियां हैं वो करीबन, मेरा मानना है कि 20 से 25% के बीच में निकल सकती हैं। जब ऊंची जातियों का ब्लॉक इतना ज्यादा निकलेगा, इतना बड़ा निकलेगा, तो जो सामाजिक न्याय की पार्टियां हैं, जो ब्राह्मणवाद विरोधी रेटरिक का इस्तेमाल, राजनीतिक लफाजी का इस्तेमाल करती हैं, वो भी सोचेंगी कि वो इतने वोटरों को तो भारतीय जनता पार्टी इस तरह की बातें करके भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाले दे रही है। पहले से ही सामाजिक न्याय की पार्टियां इस बात का, मुलायम सिंह बहुत कोशिश करते रहे हैं अगली जातियों का वोट लेने की। मायावती ने 2007 का चुनाव इसी तरह की राजनीति करके जीता था। तो इन लोगों को भी अपनी राजनीति में परिवर्तन लाना होगा, और जब ये अपनी राजनीति में परिवर्तन लाएंगे तो भाजपा जो अब बड़ी सुरक्षित तरीके से ऊंची जातियों के वोट, एक जेब में अपनी ऊंची जातियों का वोट डाले रहती है और दूसरी जेब में उसकी कोशिश है कि अति पिछड़ी जातियों का वोट डाले रहे, तो फिर इन वोटों में बंटवारा करने की भी कोशिशें होंगी बहुत बड़े पैमाने पर, उससे भी भाजपा की राजनीति प्रभावित होगी। तो जो उत्तर प्रदेश में बड़ा सुखद सुखद सब चल रहा है कि सारा का सारा एक जबरदस्त सामाजिक समीकरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई पड़ता है, दूसरे लोग उसके मुकाबले कमजोर पड़ते हैं, जैसे ही जातिगत जनगणना से ये चीजें स्पष्ट होंगी, वैसे ही ये समीकरण जो एक भाजपा की तरफ झुका हुआ है, ये गड़बड़ाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि दूसरी पार्टियां भी अपनी नीति में परिवर्तन करने के लिए मजबूर होंगी। अगर नहीं परिवर्तन करेंगी तो अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारेंगी। क्या हम ये कह सकते हैं कि ये मंडल राजनीति का पार्ट 2 हो सकता है या है? क्योंकि मैं कुछ देख रहा था कमेंट्स, जो ऊंची जाति के कुछ लोग लिख रहे थे। जैसे एक कमेंट ये आया कि अच्छा, जो ऊंची जाति के लोग हैं या सवर्ण लोग हैं, उन्होंने परिवार नियोजन को अपनाया तो उनको इसका खामियाजा मिला, वगैरह वगैरह। तो क्या एक ऐसी राजनीति बन सकती है सिरे से बकवास है। देखिए, ये जो तर्क है, ये पूरी तरह सिरे से बकवास है। ये दक्षिण भारत के ऊपर तो लागू होता है कि उन्होंने परिवार नियोजन को अपनाकर अपनी आबादी वृद्धि को नियंत्रित रखा। उत्तर भारत में तो आबादी वृद्धि जम के हुई है और जाति धर्म से परे जाकर हर क्षेत्र में हुई है, तो ये तर्क ठीक नहीं है। अब इसमें प्रश्न ये है, मंडल 2 इसको कहा जा रहा है, ये बड़ी एक सरलीकृत किस्म की समझ है। ये मंडल 2 नहीं है, इसका मंडल से कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए ताल्लुक नहीं है कि मंडल आयोग की सिफारिशें जो हैं वो काफी मजबूती के साथ में जो खेतिहर मजबूत जातियां हैं उनके पक्ष में झुकी हुई थी। इस जातिगत जनगणना से तो मंडल ने जो गलती की थी वो दुरुस्त होगी, और मंडल ने वो गलती जानबूझ के की थी, धोखे में नहीं हुई थी मंडल से। हम लोग जानते हैं कि मंडल कमीशन के एक दलित जो सदस्य थे, RL नायक, उन्होंने कहा था कि जो कारीगर जातियां हैं, और उनका कहना यह था कि कारीगर जातियों की और खेतिहर जातियों की जनसंख्या तकरीबन बराबर है पिछड़े वर्गों में, अन्य पिछड़े वर्गों में, इसलिए आप अभी से जो भी आरक्षण देना चाहते हैं दोनों के लिए तय कर दीजिए कि इनको कितना आरक्षण मिलेगा और उनको कितना आरक्षण मिलेगा। क्योंकि जो कारीगर जातियां हैं उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति और भी ज्यादा खराब है खेतिहर जातियों के मुकाबले। लेकिन बीपी मंडल ने इनकी बात मानने से इनकार कर दिया, और उनका जो नोट ऑफ डिसेंट है, उनका जो असहमति पत्र है, वो आज भी मंडल कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर लगा हुआ है। वीपी विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भी उस असहमति पत्र के आधार पर अपनी नीति नहीं बनाई। उन्होंने भी विद्वेश्वरी प्रसाद मंडल की जो सिफारिश थी उसको वैसा का वैसा ही उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो एक तरह से जो खेतिहर पिछड़ी जातियां हैं उनके पक्ष में पूरा मामला चला गया। अब
ये जो अस्पष्टता रह गई ओबीसी जातियों के बीच में, ओबीसी, ये जातिगत जनगणना इस अस्पष्टता को स्पष्ट कर देगी, सब कुछ निकल कर सामने आ जाएगा। जो गलती जानबूझकर विश्वनाथ प्रताप सिंह ने और बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने की थी, उस गलती को दुरुस्त करने का मौका आ गया है। सारी सरकारों के पास ये मौका होगा कि वो उस गलती को दुरुस्त करें, और जब ये गलती दुरुस्त होगी तो लाजमी है कि राजनीति पे उसका कुछ ना कुछ असर पड़ेगा। हर पार्टी को इस नए सामाजिक तथ्यों के हिसाब से अपनी राजनीति को पुनर्नियोजित करना पड़ेगा। उन्हें अपने वोटों की गोलबंदी का विन्यास दोबारा सोचना पड़ेगा, चाहे वो सामाजिक न्याय की पार्टियां हो, चाहे तेजस्वी यादव की पार्टी हो, चाहे अखिलेश यादव की पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो। अब आइए मुसलमान वोटों के ऊपर। इस घटना से ये भी पता, इस प्रकरण से ये भी पता लगता है कि मुसलमानों में पसमानदाओं की उपस्थिति कितनी जबरदस्त है। हमारे आपके मित्र हैं अंसारी साहब, जिन्होंने मसावात की जंग, अली अनवर अंसारी, जिन्होंने मसावात की जंग जैसी ऐतिहासिक पुस्तक लिखी थी, उसमें तो उन्होंने ये भी लिखा था कि ये तो 5-7%, 5-10% भी से भी कम है जो अशराफ मुसलमान है। अब आप देखिए कि जो 15% बिहार में ऊंची जातियां बनाई हैं, उसके अंदर ऊंची जातियों के मुसलमान भी शामिल हैं, और जो 63% पिछड़ी जातियां बताई गई हैं, उसके अंदर मुसलमान जातियां भी शामिल हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पसमानदा मुसलमान है उसकी संख्या कितनी बड़ी है। इससे मुस्लिम समाज की राजनीति भी बहुत प्रभावित होगी। सारा मुस्लिम समाज की राजनीति जो है वो बहुत ही अति अल्पसंख्यक जो अशराफ हैं उनके हाथ में रहती है। अब इससे एक नया पुश मिलेगा, एक नया आवेग आएगा कि पसमानदा समाज के जो नेता हैं वो उभरें और वो अपनी राजनीति को क्लेम करें, मुस्लिम समाज के नेतृत्व को क्लेम करें। ये सब होना भी शुरू होगा उसमें नए सिरे से। तो हर पार्टी को अपने एक पसमानदाओं के लिए एक सेल बनाना पड़ेगा, या पसमानदाओं की गोलबंदी के लिए अलग से एक कमेटी बनानी पड़ेगी, और मुस्लिम राजनीति भी जो है वो मुगल खान पठानों के शिकंजे से बाहर निकलेगी। एक चीज क्या हम ये कह सकते हैं कि 2024 का जो चुनाव है वो मोटे तौर पर ओबीसी वोटों की रस्साकसी के आसपास होने जा रहा है, और इससे जो एक विराट हिंदू एकता की जो पूरी परियोजना थी भारतीय जनता पार्टी की, वो थोड़ी पीछे जा रही है, और वो भी अब इसी रस्साकसी में लगेंगे कि वो खुद को साबित करें कि वो ओबीसी के ज्यादा हितरक्षक हैं, चाहे वो रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट लागू करके करें या किसी अन्य उपाय से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो पहले से ही इस काम में लगी हुई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि सारे पत्ते उसके हाथ में रहें और वो जब चाहे हिसाब से अपनी राजनीतिक सुविधा के अनुसार से अपने पत्ते खोले। आखिरकार ओबीसी वाले मसले के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने रोहिणी कमीशन बनाया और उसको 13 बार उसको एक्सटेंशन दिया, 13 बार उसकी तारीख बढ़ाई गई। अभी भी उसकी रिपोर्ट पे बैठे हुए हैं, मोदी सरकार उसकी रिपोर्ट पे बैठी हुई है। न केवल रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट पे बैठी हुई है, कांग्रेस ने जो सोशियो इकोनॉमिक जनगणना कराई थी उसकी रिपोर्ट पे भी मोदी सरकार बैठी हुई है। तो मोदी सरकार तो सब चीजों को छिपाए बैठी हुई है। वो इस बात को लेकर पसोपेश में है कि वो इन आंकड़ों को जारी करे न करे, और जारी करे तो किस प्रकार जारी करे। मैं ये मानता हूं कि नीतीश सरकार ने जो कदम उठाया है, और उसको भी, नीतीश सरकार को भी इसमें देर हुई, ये कदम और भी पहले उठाया सकता था, लेकिन वो कानूनी लड़ाई में भी वो मसला फंस गया, तो केंद्र सरकार ने उसको फंसाया। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए। अब इसके जरिए कम से कम बिहार की राजनीति तो काफी गहराई से उन्होंने प्रभावित कर दी है। अब इसका असर बाहर भी पड़ेगा। अब मोदी सरकार के सामने चुनौती है कि वो रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट जारी करें, और दलितों के अंदर वो पहले से ही सुप्रीम कोर्ट के सामने जाने की योजना बना रहे हैं। जो माला और माडिगा वाला मसला तेलंगाना से आया है, उस मसले को ध्यान में रखते हुए माडिगाओं को आरक्षण के भीतर आरक्षण देने के लिए, कोटा विद इन कोटा देने के लिए पहले ही सुप्रीम कोर्ट में जाने की योजना बना रहे हैं। तो एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की जो हिंदू एकता की योजना है वो काफी कुछ उसी प्रकार की असहजता का सामना कर रही है जैसा 1990 में उसने सामना किया था। उस असहजता की काट करने के लिए राम रथ यात्रा निकाली थी लाल कृष्ण आडवाणी ने। अब देखना यह है कि नरेंद्र मोदी उस असहजता की काट किस तरीके से करते हैं। ध्यान कीजिए, उस राम रथ यात्रा के भी संयोजक नरेंद्र मोदी थे, और उन्होंने सारे देश में घूम घूम के उस यात्रा को सफल बनाने के लिए जो मुख्य नियोजक थे उसके, वो नरेंद्र मोदी थे उसके। आज फिर नरेंद्र मोदी के सामने वो चुनौती है
कि वो उस पिछड़े वर्ग की जो राजनीति, नए पिछड़े वर्ग की राजनीति जो नए रूप में सामने आ रही है, उसको उसकी काट कैसे करेंगे। एक आखिरी सवाल, चूंकि वीपी मंडल और मंडल आयोग का हम लोगों ने जिक्र किया, तो उससे जुड़ा हुआ है कि बाकी सब योगदान या उसकी सीमाओं को देखते हुए जो भी मंडल की रिपोर्ट से हुआ, क्या एक योगदान हम जरूर उनका ये स्वीकार कर सकते हैं बाकी सारी चीजों के साथ, कि उन्होंने मुस्लिमों को भी पिछड़ी जातियों में शामिल किया। शायद आज इस तरह का कोई आयोग बनता तो मुस्लिम जातियों को उसमें शामिल करना काफी मुश्किल होता। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था बाकी नहीं, सारी चीजों के अलावा। मुझे नहीं लगता कि रोहिणी कमीशन ने, जो मोदी सरकार ने बनाया है, मुस्लिम जातियों को पिछड़े वर्ग में शामिल नहीं किया होगा। ये लगभग असंभव है। देखिए, जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक ये कहते हैं कि हिंदू और मुसलमानों का डीएनए एक है और मुसलमान वो ही हैं, और देखिए बहुजन थीसिस भी है जो कहती है कि धर्म परिवर्तन किए हुए मुसलमान दरअसल गरीब होते हैं, वो कमजोर जातियों से आए थे तो उनका धर्म परिवर्तन हुआ। तो ये बात तो बिल्कुल स्थापित है। ऐसी कोई भी जनगणना या ऐसा कोई भी सर्वेक्षण जो कि मुसलमानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति की उपेक्षा करेगा, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हमारे सामने है, उपेक्षा करेगा, उसकी तो कोई साख ही नहीं बनेगी। उसको तो ये माना जाएगा कि ये झूठ का पुलिंदा है। मुझे नहीं लगता कि ये हो पाएगा। विंदेश्वरी प्रसाद मंडल को जो सफाई और ईमानदारी बरतनी चाहिए थी, मैं ये मानता हूं कि उन्होंने वो ईमानदारी नहीं बरती। अगर वो उस ईमानदारी को बरतते तो देश में आरक्षण की नीति ज्यादा कल्याणकारी और समतामूलक साबित होती, और वो जो पिछड़ी जातियों का समाज है, उस पिछड़ी जातियों की समाज में आरक्षण के लाभों का बंटवारा ज्यादा बेहतर होता। कितना बेहतर होता, ये तो जब अभ्यास में आप जाते हैं, प्रैक्टिस में आप जाते, व्यवहार में जाते हैं, तब स्पष्ट होकर उसकी दिक्कतें सामने आती हैं। ऊपर से देखने में मोटे तौर पर यही लगता है कि अगर उस वक्त कारीगर जातियों को अलग आरक्षण दे दिया जाता और खेतिहर जातियों को अलग आरक्षण दिया जाता तो आरक्षण की नीति की ज्यादा सेवा होती। आज जो आरक्षण की नीति सांसद में पड़ी हुई है, उसका कारण ये भी है कि विंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने आरएल नाइक की जो असहमति थी उसकी उपेक्षा की।